हेलो डियर, पढ़ाई को करते रहिए एकदम ज़बरदस्त। फिर अपने वही नीट प्रीवियस ईयर की सीरीज में जिसमें आज का टॉपिक है 2019 से लेकर 2012 तक सॉल्व करना है। और आज का टॉपिक जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, जिसमें पार्ट 1 आपको बता रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैंने आपसे कहा था कि उसके पहले मैं कुछ शॉर्ट रिवीजन, कुछ शॉर्ट थियरी आपको बताऊंगा और इसी थियरी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन प्रॉब्लम आएंगे। बेटा अंतिम दौर में अगर इतना भी आप याद रख के जाते हैं और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो एक क्वेश्चन का दांव, एक क्वेश्चन का पार्ट आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एक क्वेश्चन आपका नीट में पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए, अब इसमें क्या क्या होता है, 3 पार्ट होता है। एक मैग्नेट का पार्ट होता है, एक आपका कुछ थियरी वाला पार्ट होता है और एक अर्थ मैग्नेटिज्म का पार्ट होता है। अब इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए, सबसे पहले मैग्नेट सभी लोगों ने देखा होगा। मैग्नेट में आप जानते हैं कि साउथ और नॉर्थ पोल होता है। मैग्नेट में, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह नॉर्थ से साउथ की ओर होती है और मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह साउथ से नॉर्थ होती है। ठीक है, किसी भी मैग्नेट को अगर कितने भी इक्वल पार्ट में अगर काटते हैं तो प्रत्येक पार्ट जो होता है वह परफेक्ट मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, मतलब किसी भी मैग्नेट में सिंगल पोल नहीं रहेगा, जब रहेगा तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों रहेगा, ये ध्यान रहे। तो अब हमारा चैप्टर जो शुरू होता है, मेन फार्मूले हमको देखना है। ठीक है भाई, तो मेन फार्मूले हमको देखना है। अब देखिए, इसमें पोल स्ट्रेंथ होता है। जैसे किसी भी मैग्नेट के पोल की जो स्ट्रेंथ होती है, जहाँ तक वह मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन और रिपल्सन बिहेवियर रखता है, वह उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। उसी को पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है। देखो भाई, इसी को हम लोग पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है वह +m होता है। साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो -m होता है। ठीक है, -m मतलब जैसे चार्ज वाला नहीं बिहेव करता है, वैसे ये भी बिहेव करता है। फोर्स जो ये होता है आपका पोल स्ट्रेंथ m = मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन लेंथ ऑफ मैग्नेट होता है। याद रखिएगा, पोल स्ट्रेंथ जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन लेंथ ऑफ मैग्नेट होता है, लेंथ ऑफ मैग्नेट होता है और इसकी यूनिट एम्पियर मीटर या AL होता है। फोर्स बिटवीन 2 पोल, 2 पोल के बीच का जो फोर्स होता है μ0/4π m1m2/r², जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चलता है। और याद रखिएगा, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में F = QV पढ़ा है, F = QV पढ़ा है, ऐसे ही यहाँ पे फोर्स F = क्या होता है, MB होता है। फोर्स F = क्या होता है, MB होता है, ये ध्यान रखिएगा। फोर्स F = क्या होता है, MB होता है। F = m पोल स्ट्रेंथ है और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। पोल स्ट्रेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है B = μ0/4π m/r² होता है। ये पोल स्ट्रेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है भाई, पोल स्ट्रेंथ के कारण। ठीक है, लिखते जाइएगा सारी चीज़ें बेटा कॉपी पे और कुछ अपना भी इसमें मिक्स कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए जैसे कई चीज़ें तो छूटी जा रही हैं तो अपना भी मिक्स कर लीजिएगा। जब हमारे साथ चलेंगे ना, जैसे कोई साथ अगर कोई काम करता है तो बेटा क्या होता है, वह आपके साथ क्या मन लगता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, ठीक है, कोई अगर गाइडेंस रहता है, कोई दिशा निर्देश रहता है। हम लोग को भी अभी भी, आज भी कोई गाइडेंस है घर पे, परिवार में किसी लोगों का गाइडेंस है तो भाई वो उस काम को करने में ज़्यादा मज़ा आता है, उस काम को करना अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि कोई यहाँ ध्यान रख रहा है। तो एक तरह से हम भी आपके यहाँ पे एक गार्जियन हैं, ठीक है, एक गुरु हैं, एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं। तो अगर इस तरह से हम बातें कर रहे हैं तो आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा और आप लोग खुद इसमें 2-4 नई चीज़ें अपना बना देंगे कि हाँ सर ने 33 फार्मूला बताया, 20 फार्मूला बताया, ये लो 50 फार्मूला, सर हमारी तरफ से 17 फार्मूला आप ले लो। ठीक है, आप 33 बताए थे, मैं 50 बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं बेटा। तो अब ये देखिए, B = μ0/4π m/ क्या हो गया, r²। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, कोई भी अगर मैग्नेट होता है तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की जो इफेक्टिव डिस्टेंस होती है और पोल स्ट्रेंथ का जो प्रोडक्ट होता है उसी को मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है, उसी को मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वह एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। मैग्नेटिक मोमेंट याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी है। 2 मैग्नेट अगर क्या है याद रखिएगा, मैग्नेट को मोड़ने में, मैग्नेट को जोड़ने में, मैग्नेट को तोड़ने में मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, चेंज होता है। जैसे अगर कोई भी 2 मैग्नेट एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं तो याद रखिएगा इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट m = √m1² + m2² + 2m1m2 cos थीटा होता है। जैसे वेक्टर में आपने नहीं पढ़ा है, ऐसे ही यहाँ पे रिजल्टेंट चलता है m = √m1² + m2² + 2m1m2 cos थीटा। याद रखिएगा, अगर किसी मैग्नेट को मोड़ रहे हैं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो जाएगा।
इसको होमवर्क में चेंज करिएगा कैसे हो जाएगा चेंज। जैसे मान लीजिए सीधा मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू m इंटू यल है, m इंटू यल है। अगर हम इसको इस तरह से मोड़ दे रहे हैं, ये देखिए इस फॉर्म में चेंज कर दिए L/2 में, तो याद रखिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट m/√2 हो जाएगा। अगर L/3 में चेंज कर दिया तो याद रखिएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट m/3 हो जाएगा। अगर इसको सेमी सर्कल आर्क में चेंज कर दिया तो याद रखिएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2m/π हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हमने क्लोज लूप बना दिया, ठीक है, तो याद रखिएगा इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा 0, जिसके कारण इनका मैग्नेटिक मोमेंट बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हमने क्लोज लूप बना दिया, ठीक है, तो इनका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 और इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो बच्चों इस पे जो टॉर्क होता है टाउ इक्वल टू mb साइन थीटा होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी मैग्नेट अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पे जो टॉर्क होता है टाउ इक्वल टू mb साइन थीटा होता है, ठीक। वर्क डन ऑन रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट करते हैं तो जो वर्क डन होता है W इक्वल टू mb cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस mb cos θ होता है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस mb cos θ होता है। U इक्वल टू माइनस mb cos θ होता है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस mb cos θ होता है, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट ऑन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में होती है। क्या होती है, एक्सियल। जैसे ये साउथ और नॉर्थ ये मैग्नेट है तो इसके कारण यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक्सियल मतलब मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में होती है और μ0/4π2m/r³ होती है। इक्वेटोरियल पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह मैग्नेटिक मोमेंट के एंटी पैरेलल होता है। छोटी छोटी बातों को ध्यान देना, एंटी पैरेलल मतलब ये देखिए एंटी पैरेलल होता है, चाहे ऊपर निकालिए चाहे नीचे, एंटी पैरेलल। और कितना होता है, μ0/4πm/r³ होता है, m/r³ होता है। फोर्स बिटवीन मैग्नेट मैग्नेट, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेट मैग्नेट के बीच का फोर्स क्या होता है। जैसे कोई भी दो मैग्नेट दिए गए हैं, इनके बीच का फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू μ0/4π6m1m2/r², 6m1m2/r² होता है। जनरली याद रखिएगा मैग्नेट मैग्नेट के बीच का फोर्स F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R पे 4 होता है और मैग्नेट और पोल स्ट्रेंथ के बीच का फोर्स F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ होता है और पोल स्ट्रेंथ और पोल स्ट्रेंथ के बीच का फोर्स F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है। तीनों बातों को, ठीक है, बार बार सुन लीजिएगा हम क्या कह रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से मैग्नेट रखा है तो इनके बीच का फोर्स F इक्वल टू μ0/4π3m1m2/r/4। अगर किसी मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया जाए और वह ऑसिलेट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, T इक्वल टू 2π√I/mb, ठीक है। याद रखिएगा एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एक यंत्र है जिसपे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसी में होता है कि सम पोजीशन ऑफ मैग्नेट क्या होता है, सम पोजीशन ऑफ मैग्नेट, अगर मैग्नेट का साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ पोल एक दूसरे फेस कर रहा है तो सम पोजीशन ms इक्वल टू m1+m2, और अगर साउथ नॉर्थ और साउथ नॉर्थ पोल फेस कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू m1-m2 हो जाएगा, m इक्वल टू m1-m2 हो जाएगा, m इक्वल टू m1- क्या m2 हो जाएगा, ठीक। इफ मैग्नेट कट इनटू n इक्वल पार्ट, अगर किसी मैग्नेट को n बराबर भागों में काट देते हैं तो प्रत्येक भाग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I डैश अपॉन कितना, ये ध्यान दीजिएगा, जितने भाग में काटेंगे I डैश इक्वल टू I अपॉन n पे क्यूब हो जाता है। जैसे अगर दो भाग में काट देते हैं तो प्रत्येक पार्ट का मोमेंट एनर्शिया 2 पे क्यूब I/8 हो जाता है। 3 पार्ट में काट देते हैं तो 3 पे क्यूब I/27 हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ये ध्यान रखिएगा। टेंजेंट लॉ क्या होता है, जैसे दो परपेंडिकुलर मैग्नेट अगर एक दूसरे से रखे गए हैं तो टेंजेंट लॉ क्या होता है, ये देखिए इसमें दो प्रकार की परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हैं। ये देखो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वह किसी करंट वायर के कारण, किसी मूविंग चार्ज के कारण, किसी मैग्नेट के कारण है और इसमें कोई मैग्नेटिक नीडल इक्विलिब्रियम में है तो B इक्वल टू BH tan थीटा होता है, B इक्वल टू BH tan थीटा होता है, B इक्वल टू BH tan थीटा होता है। और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्ट वेरी स्मॉल करंट को मेजर करता है
और इसका सिद्धांत टेंजेंट लॉ पे होता है। याद रखिएगा टेंजेंट लॉ पे B इक्वल टू BH tan थीटा, जहाँ B जो होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, जहाँ B क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, म्यू नॉट NI अपॉन 2R इक्वल टू BH tan थीटा। ठीक है, इसी से देखिएगा फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आना है, म्यू नॉट NI अपॉन 2R BH tan थीटा। फिर इसमें के अंदर आता है 10A पोजीशन, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। क्या आता है? डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शोमीटर कौन सा यंत्र है? यह एक ऐसा यंत्र है जिससे हम किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट को किसी दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें 10A पोजीशन एक होता है। 10A पोजीशन में क्या होता है? देखिए, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का आर्म जो है ईस्ट वेस्ट दिशा में होता है, मैग्नेट एक्सियल पोजीशन में होता है, और यहाँ जो कॉन्सेप्ट होता है म्यू नॉट अपॉन 4π2m/r³ इक्वल टू BH tan थीटा। फिर एक आता है 10B पोजीशन। 10B पोजीशन में क्या होता है? याद रखिएगा 10B पोजीशन में, यहाँ 10B पोजीशन में क्या होता है? 10B पोजीशन में म्यू नॉट अपॉन 4πm/r³, यहाँ वाइब्रेशन, यहाँ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का जो आर्म है वह नॉर्थ और साउथ दिशा में होता है, और मैग्नेट को इक्वेटोरियल पोजीशन में रखा जाता है। मैग्नेट को किसमें? इक्वेटोरियल पोजीशन में रखा जाता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4πm/r³ इक्वल टू BH tan थीटा। फिर इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक नल मेथड आता है। नल मेथड, नल मेथड क्या होता है? देखिएगा, नल मेथड, ठीक है, मतलब डिफ्लेक्शन मेथड एक आता है और डिफ्लेक्शन मेथड। डिफ्लेक्शन मेथड, डिफ्लेक्शन मेथड में m1/m2 इक्वल टू tan θ1 अपॉन tan θ2 होता है। ये डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर होता है। मतलब हम क्या करते हैं, R को कांस्टेंट रखते हैं और किसी भी दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो m1/m2 इक्वल टू tan θ1/tan θ2 आता है। इसको हम लोग डिफ्लेक्शन मेथड कहते हैं। नल मेथड क्या होता है भैया? नल मेथड, नल मेथड में हम क्या करते हैं, थीटा को, नल डिफ्लेक्शन मेथड, नल मेथड को हम क्या करते हैं, इसमें हम थीटा को कांस्टेंट करते हैं, और जो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो आता है m1/m2 इक्वल टू क्या, R1 अपॉन R2 का होल क्यूब आता है, R1 अपॉन R2 का होल क्यूब आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 18 बातें अभी बताई। अब देखिए 19वीं बात क्या है, इसको जरा ध्यान दीजिए। इसको क्लिक करेंगे तो चलो भाई, अब देखो, अब इसमें 19वीं बात अर्थ मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। एक सेक्शन हमने मैग्नेट वाला कर लिया था, अब इसमें जो है अर्थ मैग्नेटिज्म की बात करते हैं बेटा। तो अर्थ मैग्नेटिज्म में आप देखिए, अर्थ क्या है, पृथ्वी जो है हमारा, वह खुद अपने एंगल पे, खुद अपने एक्सिस पे क्या झुकी हुई है। तो यहाँ पृथ्वी में जैसे क्यों मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके बारे में, ठीक है, आज तक अनिश्चित है। लेकिन विलियम गिलबर्ट साहब ने यह कहा था कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट रखा गया है जिसके कारण उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो उसी एजम्पशंस को लेकर यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म को हमको पढ़ना है। तो अब है क्या, इसमें देखिए एक ज्योग्राफिकल एक्सिस होती है जो नॉर्थ और साउथ को मिलाती है, उसको ज्योग्राफिकल एक्सिस कहते हैं। और ये जो मैग्नेट होता है वह 11.3 डिग्री पे क्या होता है, इस ज्योग्राफिकल एक्सिस से इंक्लाइंड होता है। ठीक है, और इसको जो एक्सिस होती है उसको मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। ये आपका ज्योग्राफिकल इक्वेटर होता है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर होता है। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर होता है। अब यहाँ एक वर्ड आता है मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है। ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, जो मैग्नेटिक एक्सिस से प्लेन पास करता है उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये दोनों जैसे किताब नहीं खुली होती है उसी प्रकार से होते हैं। जैसे ये देखो, ये मैग्नेटिक मेरिडियन आपका होता है और ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता है। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, जैसे किताब खुली हुई है उसी तरह से है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। तो है क्या, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये जो होता है इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। और ये जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, जैसे इधर वेस्ट से लेके जो भी थीटा डिग्री वेस्ट टू थीटा डिग्री ईस्ट होता है, थीटा डिग्री वेस्ट टू थीटा डिग्री ईस्ट होता है, जैसे भी कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए थीटा डिग्री इधर से, यहाँ भी थीटा होता है, इधर अगर होगा तो इधर भी ऐसे होगा। तो थीटा डिग्री वेस्ट टू थीटा डिग्री ईस्ट होता है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में ऑब्जेक्टिव दूसरा क्वेश्चन भी है इस पे, तो जो वो सीरीज डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। थीटा डिग्री डब्ल्यू से लेके थीटा डिग्री ईस्ट तक होता है।
और याद रखिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है, देखिए ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। नेट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है। ये कैसे पता चलता है? जैसे किसी मैग्नेटिक नीडल को अगर लटकाया जाता है तो जिधर की तरफ वो डायरेक्टेड होती है उसको नेट मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच जो बना एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डिप कहते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और नेट मैग्नेटिक फील्ड बीच जो बना एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डिप कहा जाता है। ये देखिए बी और बी एच के बीच जो बना एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डिप कहते हैं। ठीक है, तो एंगल बिटवीन बी एच एंड बी इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंगल ऑफ डिप जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इस साल आया भी था क्वेश्चन। ठीक है, इन सदर्न हेमिस्फीयर एंगल ऑफ डिप क्या होता है? वह नेगेटिव होता है। पोल पे क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है। और इक्वेटर पे क्या होता है? ये 0 डिग्री होता है। इक्वेटर पे क्या होता है? 0 डिग्री होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच इक्वल टू बी कॉस थीटा। पोल पे बी एच 0 होता है, इक्वेटर पे बी एच बी होता है। वर्टिकल कंपोनेंट वी बी इक्वल टू बी साइन थीटा। पोल पे वी बी बी होता है, इक्वल पे बी एच 0 होता है। एंगल ऑफ डिप क्या होता है? ट्रू डिप टेन थीटा इक्वल टू, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू, एक मिनट, टेन थीटा इक्वल टू बी बी अपॉन बी एच होता है। टेन थीटा इक्वल टू बी बी अपॉन बी एच होता है। एपेरेंट डिप क्या होता है? एपेरेंट डिप ये होता है कि अगर मान लीजिए इफ वर्टिकल प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल बीटा टू मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब कोई एक ऐसा प्लेन है जो मैग्नेटिक मेरिडियन से बीटा एंगल पे क्या है होता है, जैसे ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है इससे बीटा एंगल पे होता है, तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाता है? बी एच डैश इक्वल टू बी एच कॉस बीटा हो जाता है। और जो एपेरेंट डिप आता है टेन थीटा डैश इक्वल टू टेन थीटा अपॉन कॉस बीटा आता है। टेन थीटा अपॉन कॉस बीटा आता है, एंड टेन थीटा डैश इक्वल टू टेन थीटा अपॉन कॉस बीटा आता है। ठीक है, इफ एंगल ऑफ लैटिट्यूड लेमडा देन एंगल ऑफ डिप कितना होगा? अगर एंगल ऑफ लैटिट्यूड लेमडा हो, ये देखिए इस प्रकार दिया है, किसी भी प्लेस का एंगल ऑफ लैटिट्यूड लेमडा होता है तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है? ये देखिए एंगल ऑफ लैटिट्यूड लेमडा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे एंगल ऑफ डिप टेन थीटा इक्वल टू 210 लेमडा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, भविष्य में आ सकता है। अगर मान लीजिए कोई भी दो परपेंडिकुलर प्लेन है और उस प्लेन पे एंगल ऑफ डिप φ1 और φ2 दिए गए हैं। ठीक है, इफ एट एनी प्लेस φ1 एंड φ2 आर एंगल ऑफ डिप इन टू आर्बिट्रियरी वर्टिकल प्लेन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ट्रू एंगल ऑफ डिप क्या होगा? कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू कॉट स्क्वायर φ1 प्लस कॉट स्क्वायर φ2 होगा। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आइसोगोनिक लाइन क्या होती हैं? लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल डेक्लिनेशन इज कॉल्ड आइसोगोनिक। एगोनिक लाइन ज्वाइनिंग ऑफ जीरो डिप इज कॉल्ड एगोनिक। आइसोक्लिनिक लाइन लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल डिप, ठीक है, ए क्लिनिक लाइन जीरो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ जीरो डिप। आइसोडायनेमिक लाइन लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल बी एच इज कॉल्ड क्या? आइसोडायनेमिक लाइन। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? याद रखिए अगर किसी मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली रखते हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस पे, तो दो न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं, और किसी मैग्नेट को अगर वर्टिकली रखते हैं तो एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट फेसिंग नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, देखिए अगर नॉर्थ पोल जो है नॉर्थ पोल को फेस कर रहा है तो दो न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं, और ये दोनों न्यूट्रल पॉइंट इक्वेटर पे मिलते हैं कहीं, देखिए यहाँ मिलेंगे, और इस आधार पे बी एच इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर क्यूब होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है? मैग्नेट के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन में है। और अगर मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक है, इसके नॉर्थ पोल को फेस करता है तो याद रखिए दो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे, ये न्यूट्रल पॉइंट यहाँ मिलेगा, देखिएगा, ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सिस पे कहीं मिलेगा, और यहाँ बी एच इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम बाई आर क्यूब होगा। ठीक, फिर 35वीं बात क्या है? ठीक है, मैग्नेट वर्टिकली प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, अगर मैग्नेट को वर्टिकली ऐसे रखा गया हो तो केवल एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। अब चाहे यहाँ मिल सकता है, चाहे यहाँ मिल सकता है, चाहे यहाँ मिल सकता है। और यहाँ याद रखिएगा, यहाँ मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, यहाँ पोल स्ट्रेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है। देखिएगा ये पोल स्ट्रेंथ के कारण है, चूंकि यहाँ पोल रहेगा ना, तो पोल स्ट्रेंथ के कारण। और यहाँ बी एच इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई कितना होता है? आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो ये हो गई 35वीं बात। अब इसके आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए भाई देखिए 34वीं बात क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड याद रखिएगा एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, जल्दी जल्दी में स्पेलिंग थोड़ी सी वह है, लेकिन कोई बात नहीं, आई इक्वल टू एम बाई वी। ठीक है, जहाँ वी वॉल्यूम होता है और एम मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इन सब की यूनिट जो होती है वह एम्पियर पर मीटर होती है, ध्यान दीजिएगा, एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक सस्पेटेबिलिटी क्या होता है? काई,
काई इक्वल टू आई बाई एच या सी बाई टी, जहाँ सी क्यूरी कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। देखिएगा इससे भी क्वेश्चन बनता है, इट हैज़ नो यूनिट नो डायमेंशन। म्यू आर आप जानते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद बी एच आई में क्या रिलेशन होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई एस आई सिस्टम में, सी जे सिस्टम में बी इक्वल टू एच प्लस 4 पाई आई, एस आई सिस्टम में म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई, सी जे सिस्टम में म्यू इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई काई। मेजनर इफेक्ट क्या होता है, मेजनर इफेक्ट 41वीं बात, अगर किसी सुपर कंडक्टर सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं लेकिन सुपर कंडक्टर सब्सटेंस से कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास ना करे तो ऐसे इफेक्ट को मेजनर इफेक्ट कहते हैं। यानी सुपर कंडक्टर सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है तो म्यू आर जो सुपर कंडक्टर सब्सटेंस का होता है वह जीरो होता है, और काई उसका क्या होता है, काई उसका क्या होता है -1। ये देखिएगा ये सब पूछा जा सकता है। क्यूरी लॉ क्या होता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होता है, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी डिक्रीज करना शुरू हो जाती है, इसी को हम क्यूरी लॉ कहते हैं। और एक होता है क्यूरी और वेस्ट लॉ। क्यूरी और वेस्ट लॉ का मतलब क्या होता है, जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए देखा गया कि एट ए क्यूरी टेम्परेचर, मतलब एक टेम्परेचर के ऊपर जब आप गर्म कर रहे हैं तब उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घट रही है और वह फेरोमैग्नेट से डाया में बदल जाता है। देखिएगा फेरोमैग्नेटिक फेरो से डाया में बदल जाता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फेरो से पैरा में बदल जाता है, लेकिन पैरा वाला पैरा में ही रहता है, पैरा से डाया नहीं बनता है, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो जैसे निकिल को अगर 358 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटेगी, ठीक है। और याद रखिएगा आयरन को 770 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हम गर्म करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटेगी। तो इसी को क्यूरी और वेस्ट लॉ कहते हैं, ठीक है। एट ए एबव क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज, ठीक है, इज कॉल्ड क्यूरी वेस्ट लॉ, उसको कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए इसमें ये तो हो गया 43वीं बात। 44 बात क्या है यहाँ पे, डाया पैरा और फेरो में क्या है अंतर, क्या होता है। तो डाया देखिए क्या होता है, ये ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं डाया में, और पैरा में क्या होता है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फेरो में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डोमेन होता है, फॉर्मेशन ऑफ डोमेन होता है। और याद रखिएगा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड मूव फ्रॉम हाई फील्ड रीजन टू लो फील्ड रीजन, ये हाई फील्ड रीजन से लो फील्ड रीजन में जाते हैं। और ये क्या होता है, फीबली अट्रैक्ट, हल्का अट्रैक्ट होते हैं और मूव फ्रॉम लो फील्ड रीजन टू हाई फील्ड रीजन। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। और याद रखिएगा ये लो फील्ड रीजन से हाई फील्ड रीजन में जाते हैं। इसका जो रिलेटिव परमिबिलिटी होता है 1 से कम होता है, इसका रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से ज़्यादा होता है, इसका रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और याद रखिएगा इसका काई लो और निगेटिव होता है, इसका काई लो और निगेटिव होता है, इसका काई का मतलब मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी लो और पॉजिटिव होता है, इसका हाई और पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा यहाँ IH ग्राफ इस तरह से मिलता है, यहाँ IH ग्राफ इस तरह से मिलता है, और यहाँ IH ग्राफ थोड़ा सा वेरिएबल टाइप का हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए काई टेम्परेचर पे अनअफेक्टेड होता है, डाया पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पैरा पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी। और फेरो पे एक क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर अगर हम हीट करेंगे तो वह फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में बदल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल हैं, कॉपर, ठीक है, Ag, Au, जिंक, बिस्मथ, एंटीमनी, NaCl, H2O, एयर एंड डायमंड, ये सब डाया होता है। एल्युमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, Na, Cl2, O2 एंड क्राउन ग्लास, ये आपका पैरा होता है। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, Fe3O4, ठीक है, ये सब आपका क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। लेकिन याद रखिएगा Fe2O3 एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। Fe2O3 यहाँ लिख दिया मैंने, Fe2O3 एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके सिलेबस में हिस्टेरेसिस लूप होता है। अगर हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच का जो ग्राफ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। हिस्टेरेसिस लूप में क्या होता है, 2 प्रकार के पॉइंट होते हैं। ये देखिए एक OR होता है,
OR इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या होता है? जब H 0 होता है लेकिन I नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, इसको रिटेंटिविटी कहते हैं, ठीक है। और ये OC को कोर्सिविटी कहते हैं। कोर्सिविटी क्या होता है? जहां I 0 होता है बट H नॉट इक्वल टू 0, लेकिन H नॉट इक्वल टू 0 इसको कोर्सिविटी कहते हैं। याद रखिएगा, अगर ये BH लूप है, एरिया ऑफ BH लूप इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ IH लूप होता है। और हिस्टेरेसिस एनर्जी लॉस क्या होता है? हिस्टेरेसिस एनर्जी लॉस होता है VANT जूल, VANT जूल, जहां V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंपल, T जो है वह टाइम और N इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। इससे हम क्या निकालते हैं? हिस्टेरेसिस एनर्जी लॉस निकालते हैं, VANT, ठीक। अब इसके बाद लास्ट में इसमें आता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में क्या अंतर है। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में याद रखिएगा हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है, ये लूप छोटा साइज का बनता है, लेकिन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है, जो लूप होता है वो बड़ा साइज का बनता है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में लो रिटेंटिविटी लो कोर्सिविटी होती है और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में हाई रिटेंटिविटी हाई कोर्सिविटी होती है, ठीक है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल जो होता है वह आपका स्टील होता है और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल होता है सॉफ्ट आयरन। यह जो होता है यह टेम्पररी मैग्नेटिज्म शो करता है, इजीली मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड, और ये परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करता है, परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करता है। याद रखिएगा इसका यूज कहाँ कहाँ है, ठीक है, डायनमो में, ट्रांसफार्मर में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में है सॉफ्ट आयरन का, और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का इलेक्ट्रिक मीटर, लाउड स्पीकर, इन सब चीज़ों में इसका यूज होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमने आपको कुल 45 बातें इसमें बताई, कुल 45 बातें। और याद रखिएगा पूरा मुझे विश्वास है कि 2020 में ये जो करीब 30 मिनट का आप अगर रिवीजन देखेंगे तो इन 45 बातों से अलग कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इतना मेरा दावा है, ये ध्यान रखिएगा। 45 मिनट में पूरे 30 मिनट में। अब मैं इसके बाद क्या है प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने चल रहा हूँ। स्क्रीन पे क्वेश्चन चलता चलेगा, चलता रहेगा स्क्रीन पे क्वेश्चन, और मैं सॉल्यूशन जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको डायरेक्ट टिक करा देंगे, और भाई याद रखिएगा जो थोड़े से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। बाकी जो थियरी हमने बताया है बेटा देखिएगा उन्हीं में से अभी तक 2019 के पहले के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए भाई वीडियो को पॉज करते रहिएगा बेटा और लगाते रहिएगा। चलिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन चल रहा है 5.1 नीट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन 5.1। चलिए 5.1 नीट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन, ये देखिए नीट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। नीट 2 हुआ था 2019 में, एक आपका 5 मई को आया था, एक 20 मई को जो उड़ीसा में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है ए पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप डेल्टा इज इक्वल टू +25 डिग्री। At a point B on the earth surface angle of dip delta is equal to -25 डिग्री। We can interpret, अभी मैंने आपको बताया कि एंगल ऑफ डिप जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पॉजिटिव होता है, पोल पे 90 डिग्री होता है, इक्वेटर पे 0 होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में नेगेटिव होता है। तो उस आधार पे आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी वाला सही होगा कि ए लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बी इज द लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए कितना आसान आता है, कितना आसान आता है, कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में, एकदम जो थियरी की बातें रहेंगी उसी में से बेटा आपको मिलेंगी। तो 5.1 का कौन सा सही हो गया, सी वाला सही हो गया। 5.1 का कौन सा सही हो गया, सी। अब चलते हैं 5.2 पे चलते हैं। चलिए भाई 5.2 पे चलते हैं। ये उड़ीसा नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, उड़ीसा नीट का आपके स्क्रीन पे चल रहा है, देखते रहिए। देखिए भाई उड़ीसा नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, करा द रिलेशन अमंग्स द 3 एलिमेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली हॉरिजेंटल कंपोनेंट H, वर्टिकल कंपोनेंट B, डिप डेल्टा क्या होगा। तो अभी मैंने आपको ये भी बताया था थियरी में, जैसे अपने आपको बताया था कि नेट मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, B से, और ये आपका क्या होता है, हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड होता है, बताया था कि नहीं, और ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो आप खुद बताइए BH इक्वल टू क्या हो जाएगा, B cos डेल्टा, BB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE साइन डेल्टा।
बहुत बच्चे अर्थमैग्नेटिज्म से डरते हैं, बहुत बच्चे, कई मेरे पास आते हैं कहते हैं सर सबसे बहुत डर लगता है अर्थमैग्नेटिज्म से, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन आता है। बस जो हमने 45 बातें बताई हैं उनको ध्यान रखिएगा और थोड़ा 10-15 बात अपने से भी जोड़ लीजिएगा, तो अब देखिएगा उसके बाद कहीं से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना बेटा? तो अब बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला होगा। वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन डेल्टा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस डेल्टा। तो कौन सा हो गया? बी वाला ऑप्शन। ठीक, अब चलते हैं 5.3 पे। नीट 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई 5.3 क्या कह रहा है? 5.3 क्या कह रहा है? 5.3 नीट 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए भाई क्या कह रहा है कि कह रहा है थिन मैग्नेटाइज्ड डायामैग्नेटिक रॉड इज द प्लेस्ड वर्टिकली between the poles of an electromagnet when the current in the electromagnet is switched on, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट स्विच्ड ऑन हो गया, then the diamagnetic rod is pushed up, अच्छा वह पुश कर गई, out of the horizontal magnetic field, hence the rod gains gravitational potential energy, the work required to do this come from। तो ये बताइए जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट नहीं आई थी तब तक तो वह कूदा नहीं है। जैसे क्या कहने का मतलब है? जैसे ये देखिए, ये कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, नॉर्थ है, ये साउथ है, कोई भी है, यहाँ पे एक रॉड इस प्रकार से रखा गया है। तो कह ये रहा है कि जब इसमें करंट ऑन किया गया, इनमें करंट ऑन किया गया तो इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई। तो कहा गया कि करंट ऑन किया गया, तो करंट ऑन किया गया तो उस करंट के कारण क्या है, ये कुछ ऊंचाई तक कूद गया, ये तो कहा जा रहा है। ठीक है, पुश्ड अप, तो क्या हुआ आखिरकार? तो इसका मतलब यहाँ जो करंट है वह किसके कारण है, सॉरी यहाँ जो वर्क है वह किसके कारण है? जो करंट है बेटा उसी के कारण तो वर्क है। करंट के कारण हीटिंग इफेक्ट हुआ होगा और वही हीटिंग इफेक्ट, ठीक है याद रखिएगा, वही याद रखिएगा हीटिंग इफेक्ट जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ए वाला, द करंट सोर्स। कौन होगा? करंट सोर्स, ए वाला आंसर होगा। फिर चलते हैं 5.4। 5.4 वाला क्या है? ये भी देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको क्या है सिंपल में आप इसको याद रखे रहिएगा। ठीक है, मैंने 3 बातें बताई थी, तीनों बातों पे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, अभी इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन पहला, अगर वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से बीटा एंगल बनाता है तो अपरेंट डिप tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा अपॉन कॉस बीटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, θ1 θ2 इफ द अपरेंट एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व टू वर्टिकल प्लेन देन टू डिप क्या होता है? cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2। इफ एंगल ऑफ लैटिट्यूड ऑफ एनी प्लेस, एंगल ऑफ लैटिट्यूड ऑफ एनी प्लेस इज लैम्डा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 tan लैम्डा। तो शुरुआत में मैंने बताया था तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आ चुका है इधर, 2 आना बाकी है, हो सकता है 2020 में नंबर लग सकता है। तो यहाँ पे बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला। ठीक है, अभी बेसिक में मैंने बताया था डी वाला। तो 5.4 का कौन हो गया? 5.4 का कौन सा हो गया भाई? 5.4 का, ये ध्यान दीजिए, 5.4 क्वेश्चन का क्या हो गया? 5.4 क्वेश्चन का जो हो गया वह कौन सा ऑप्शन हो गया? डी वाला हो गया 5.4 का। तो 5.4 का कौन सा है? डी वाला है। अब चलते हैं 5.5 पे चलते हैं। 5.5 पे क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा, जो भी बच्चे सुन रहे हों, ठीक है, जो बेसिक वाला बताया है हमने, ठीक है, बोला है। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर दिखाई नहीं दे रहा है, बोर्ड पे छोटा लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको क्या है थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा तो दिखाई देने लगता है, मैं देखता हूँ। और दूसरी बात क्या है, दिखाई नहीं देता, सुनाई तो देता है, मैं बोला हूँ तो, मैं बोला रहा हूँ तो उसके साथ आप लोग भी तो कुछ पढ़े हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें कि हाँ, नहीं तो अब कहाँ से बड़ा, इतना जितना बड़ा बोर्ड है उसी पे न कर पाएंगे, थोड़ा हमारी भी मजबूरी समझिए। ठीक है, बस 1-2 महीने में जब संस्था चलने लगेगी तो डिजिटल बोर्ड मंगाऊंगा, उसके बाद क्या है बढ़िया, क्या है ज़बरदस्त, क्या है चीज़ों को क्या है बनाएंगे, तब आपके सामने। अभी तो हम लोग क्या है, लॉकडाउन एक चीज़ नया चीज़ सिखा दिया। ठीक है, सबसे जैसे कहा जाता है कि संसार में जो एक अदृश्य गुरु होता है, आप लोग ले लीजिए, जैसे मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, आकाशवाणी का एक तरह से टीचर हूँ, ऑनलाइन टीचर हूँ, ऐसे ही बेटा अदृश्य गुरु एक होता है संसार में। और जानते हो अदृश्य गुरु कौन होता है? परिस्थितियाँ अदृश्य गुरु होती हैं।
तो ये जो परिस्थितियां हैं, अभी हम लोग 5 साल बाद कहीं इस तरह से सुविधा पे आते, प्लेटफॉर्म आते, तो मैं लॉकडाउन का शुक्रगुजार हूं, उनको थैंक्स देता हूं कि मुझे 5 साल बाद जानकारी आती है। अभी 5 साल बाद हम इतने स्मार्ट हुए होते किस तरह से, तब तक हम लोग बूढ़े हो जाते, ठीक है, कि इस तरह से मैं डिलीवर करता। लेकिन ये परिस्थितियां, जो वास्तविक गुरु हैं, सबसे अच्छे गुरु हैं, उन्होंने मुझे 5 साल पहले ही क्या है आपके सामने इस तरह से आकाशवाणी के माध्यम से आपके सामने क्या है ला दिया। तो हर चीज़ में बेटा, हर निगेटिव चीज़ में अच्छाई ढूंढिए। जो चीज़ मैं 5 साल बाद अभी सीखता, मैं 5 साल पहले ही सीख गया। किस तरह से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना है, किस तरह से जान गया। अभी जानते ही नहीं थे क्या होता है यूट्यूब, कैसे होता है, लेकिन सीखते सीखते लोगों के साथ और भी लोगों को बताते हुए, जानते हुए, पूछते हुए सारी चीज़ें आ गई परिस्थितियों की वजह से। तो इसलिए बेटा परिस्थितियाँ सबसे बड़ी चीज़ होती हैं, ठीक है। ये आपकी अदृश्य गुरु हैं, आपको कुछ भी सिखा सकती हैं, ठीक है। तो इन परिस्थितियों का आप लोग भी लाभ लीजिए और ठीक है, हर क्वेश्चन, हर चीज़ को आनंद के साथ देखिए। आइए 5.5 पे चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ये नीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, नीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है नीट 2017 में, ठीक है, देखिएगा। नीट 2017 में कह रहा है कि 250 टर्न्स, याद रखिएगा 250 टर्न्स, यानी इक्वल टू दे दिया 250 दे दिया। चलिए कॉइल लेंथ दे दिया, 2.1 इंटू 10⁻² दे दिया। ये देखिए विड्थ दे दिया 1.25 इंटू 10⁻² दे दिया। और ये देखिए करंट भी दे दिया 85 इंटू 10⁻6 एम्पियर दे दिया। एंड सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया, स्क्रीन पे चल रहा है 0.85 टेस्ला दे दिया। करा वर्क डन बाई रोटेटिंग बाई 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क। तो वर्क डन W इक्वल टू क्या होगा, NIAB cos 0 माइनस cos 180, cos 180 -1 होता है, cos 0 1 होता है। तो W इक्वल टू 2NIAB। कैलकुलेशन कौन करेगा, आप लोग। N रखेंगे, ठीक है, I रखेंगे, A क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, A क्या हो जाएगा, L इंटू B हो जाएगा। A रखेंगे, A हो जाएगा L इंटू B रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, D वाला आएगा। कौन सा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पॉज करके बेटा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये नहीं कि हमें आंसर रट लीजिएगा, हम लोग रटे हैं वह ठीक है, लेकिन आप लोग जरूर इसको कर लीजिएगा। अब चलते हैं 5.6 क्वेश्चन पे। नीट सेकंड 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई 5.6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 5.6 क्वेश्चन। तो 5.6 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नीट सेकंड 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, बार मैग्नेट इज हंग बाई ए थिन कॉटन थ्रेड टू यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक मेरिडियन एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाई 60 डिग्री इज W। मतलब 0 से 60 डिग्री तक रोटेट कर रहे हैं तो वर्क डन W आ रहा है। तो चलिए W इक्वल टू क्या होगा, MB cos 0 माइनस cos 60, ठीक है, या W इक्वल टू MB 1 माइनस 1/√3। क्यों भाई, ये तो हो गया वर्क डन W इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है। कह रहा है बार मैग्नेट इज हंग बाई ए थिन कॉटन थ्रेड इन ए यूनिफॉर्म cos 60 सॉरी 1/2 होता है, या MB/2 हो गया। फिर कह रहा है कि आप इस पोजीशन पे टॉर्क फाइंड करिए। तो बच्चों टॉर्क क्या होता है, टाउ इक्वल टू MB sin 60 होता है, या MB sin 60 √3/2 है, ठीक है। ये बताइए MB की वैल्यू वर्क के केस में क्या होगी, MB की वैल्यू MB इक्वल टू 2W होगा, यहाँ रख दीजिए 2W √3/2 कट गया। देखिए क्या आ गया, √3W आ गया, √3W। तो कौन सा ऑप्शन होगा, B वाला होगा। कौन सा होगा, B वाला होगा। अब चलते हैं 5.7 पे, ठीक है, ये 5.6 हो गया। अब चलते हैं 5.7 पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, नीट फर्स्ट 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। 5.7 करा द मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी इज निगेटिव फॉर, अभी मैंने चार्ट में बनाया था, डायामैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी लो और निगेटिव होती है, पैरा के लिए लो और पॉजिटिव होती है, ठीक है, और फेरो के लिए हाई और पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो किसके लिए होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। तो 5.7 का कौन सा हो गया, सी वाला हो गया। अब चलिए 5.8 पर। 5.8 क्या कह रहा भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 5.8 क्वेश्चन, ये आपका नीट 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। 5.8 ये क्या कर रहा है,
रेक्टेंगुलर कॉयल ऑफ लेंथ 0.12 मीटर एंड विड्थ 0.1 मीटर। ये देखिए लेंथ क्या दिया गया है 0.12 मीटर, ब्रेथ क्या दिया गया है 0.1 मीटर, टर्न्स कितने दिए गए हैं 50, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी गई है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, करंट कितना दिया गया 2 एम्पियर, ठीक है। और एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉयल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉयल एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया 30, करा टॉर्क निकालो। तो एक बात थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन जिस साल आया था बहुत बच्चे गलत किए थे। जैसे सब लोग टाउ को एम बी साइन थीटा एम बी साइन थीटा एम बी साइन थीटा एम बी साइन थीटा रखते हैं, लेकिन यह एम बी साइन थीटा जब तब होता है जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। अगर कॉयल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है तो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा होगा, क्योंकि उसमें 90 डिग्री का फेज आएगा, ठीक है, 90 डिग्री का डिफरेंस आएगा। तो हमेशा ध्यान रहे, अगर एंगल बिटवीन, कान खोल कर सुन लो, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा, देन टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। अगर एंगल बिटवीन क्या दिया हो, ध्यान दीजिएगा, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉयल एंड बी इज थीटा, याद रखिएगा टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस थीटा। अब देखिए सब आपको पता है, फिर आप जानते हैं मैं कैलकुलेशन करूंगा नहीं, एन आपको पता ही है, ठीक है, लेकिन आप लोग करेंगे। आई आपको पता ही है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ आपको पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड पता ही है, थीटा आपको पता ही है 30 डिग्री। तो इस फार्मूले में, क्योंकि यही कह रहा है प्लेन ऑफ कॉयल और क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो इस फार्मूले में अगर आप सारी चीज़ों को रखेंगे तो आपका आंसर आएगा डी वाला। कौन सा आएगा? डी वाला आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपका आंसर कौन सा आएगा? डी वाला आएगा। अगर इसमें रखते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? डी वाला आएगा, ठीक है, बात समझ आए हैं। अब चलिए 5.9 पे चलते हैं। 5.9 जो है नीट 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है 5.9 जो है नीट 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई, नीट 2014 का क्वेश्चन है। करा फॉलोइंग फिगर शोन द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट in different configuration. Each magnet has magnetic dipole moment m. Which configuration has highest net magnetic dipole moment? तो अभी मैंने आपको बताया था कोई भी दो मैग्नेट अगर एक दूसरे से थीटा एंगल पे बनाते हैं तो उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू रूट में m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कॉस थीटा होता है। बोला था कि नहीं? तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए इस प्रकार से ये साउथ और नॉर्थ पोल दिए हैं और ये देखो क्या दिया है, साउथ और नॉर्थ पोल। तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इक्वल टू m√2 हो जाएगा। बोलो भाई, हो जाएगा कि नहीं? फिर ये देखिए ये अपोजिट पोल में रखे गए हैं, ये वाले साउथ नॉर्थ और नॉर्थ साउथ। तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इक्वल टू 0। और ये देखिए दोनों 30 डिग्री बना रहे हैं, तीसरे केस में 30 डिग्री बना रहे हैं। तो m डैश इक्वल टू रूट में m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है? √3/2 या m डैश इक्वल टू m रूट में 2 प्लस √3। चौथा वाला क्या है भाई? चौथा वाला देखिए क्या है, 60 डिग्री बना रहा है। तो 60 डिग्री पे m डैश इक्वल टू m√3 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, m√3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए विच कॉन्फ़िगरेशन हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट रख रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा इसमें मैग्नेटिक मोमेंट रख रहा है। तो ये देखो बेटा, ये जो है m√2 है, यह m√3 है, और इसमें जब 2 और 3 की वैल्यू रखेंगे तो 1.73 इसकी वैल्यू रखेंगे। 1.73 और 2 क्या हो जाएगा? 3.73 हो जाएगा रूट में। मतलब ये क्या हो जा रहा है, m रूट में 3.73। तो कौन ज़्यादा लग रहा है? तीसरा वाला लग रहा है कि नहीं? तो तीसरे वाले में ये ज़्यादा लग रहा है, तीसरे वाले में ज़्यादा लग रहा है बेटा। तो कौन सा सही होगा? सी का 3 सही होगा, मतलब सी वाला इसमें सही होगा। कौन सही होगा? सी वाला सही होगा, ठीक। तो 5.9 का क्या हो गया? सी। अब चलते हैं 5.10 में। क्या चलते हैं?
5.10, चलो भाई 5.10 में चलो। और भाई देखो 5.10 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5.10 करा है। करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन बट द इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर अनस्टेबल। कैन बी इक्विलिब्रियम इन द टू ओरिएंटेशन, वन स्टेबल while the other is unstable। ठीक है। एक्सपीरियंस टॉर्क whether the field is uniform or non uniform in all orientation can be in equilibrium in one orientation। तो देखिए बेटा याद रखिएगा यहाँ पर सबसे पहली चीज़, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कॉइल है इस तरह से, ये कॉइल है, कॉइल है, मान लीजिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट यम ऐसे होगा। तो यम और बी के बीच का जो एंगल है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो टाउ क्या आएगा 0, और कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ऐसे निकाला जाता है डायरेक्शन ना, ये ऐसे है तो ये देखिए इधर की तरफ है। लेकिन यही अगर मान लीजिए दूसरे ओरिएंटेशन में ऐसे हो गया ये कॉइल, मतलब ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है और ये देखिए ये ऐसे, मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो जाएगा, तो बताइए मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो गया। तो आप देख रहे हैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री में क्या आ रहा है, टाउ 0 आएगा, अब भाई टाउ इक्वल टू एम बी साइन 180, और ये क्या आता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि अगर ओरिएंटेशन हो रहा है तो स्टेबल और अनस्टेबल दोनों कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम में है। तो अब इस आधार पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस आधार पे बी वाला सही होगा। कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, वन स्टेबल वाइल द अदर इज अनस्टेबल। पहला स्टेबल होगा और दूसरा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है भाई, देख रहे हो थीटा इक्वल टू 0 पे भी है, थीटा इक्वल टू 180 पे भी है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। ठीक है, कौन सा सही है, बी वाला। अब चलते हैं 5.11। ठीक है, 5.11 देखिए इसमें डायग्राम, ठीक है 5.11 देखो भाई 5.11 क्या है बेटा, ये नीट 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2013 करा कि बार मैग्नेट ऑफ लेंथ यल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज द बेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्क शोन इन द फिगर। ये देखिएगा आर्क शोन इन द फिगर, इस तरह से ये 60 डिग्री पे है और ये r है। द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी, ठीक है, न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी क्या हो जाएगा, तो पहले तो ऐसे रहा होगा, तो बेटा जब ऐसे रहा होगा तो कैपिटल M इक्वल टू यम इंटू क्या होगा, यल होगा। अब ऐसे ब्रेक कर दिया गया है, तो जरा इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन π/3 इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन इसकी लेंथ क्या निकालेंगे, ये भी आर है, ये भी आर है, 60 डिग्री है, तो ये तो पक्का है कि आर होगा। क्यों भाई, आर होगा कि नहीं? अरे भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया यहाँ पे, अगर ये निकालेंगे तो ये डिस्टेंस आर आएगा, तो यहाँ जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा यम डैश इक्वल टू स्मॉल m इंटू आर, लेकिन आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हाँ आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आर का कितना है, यल है, रेडियस कितना है आर, यल इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू क्या आएगा, ये देखिए आर इक्वल टू आर इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, आर की वैल्यू, भाई इनके और इनके बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वह आर ही ना हुआ, तो यम इंटू आर कितना हो जाएगा देखिएगा। ठीक है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन क्या, रेडियस। तो अब ये देखिए आर क्या आएगा, आर इक्वल टू यल अपॉन π/3, 3l अपॉन पाई, या यम डैश इक्वल टू यम 3l अपॉन पाई, या यम इंटू यल को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या हो जाएगा 3m अपॉन पाई, 3m अपॉन पाई हो जाएगा, 3m अपॉन पाई हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। कौन सा सही है, डी वाला। ठीक, फिर देखिए 5.12 कर्नाटका नीट 2013 का आया क्वेश्चन है। 5.12 कर्नाटका नीट 2013 का आया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कर रहा है, बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट यम इज प्लेस्ड एट ए राइट एंगल टू मैग्नेटिक इंडक्शन बी, ए फोर्स एफ एक्सपीरियंस्ड बाय सच पोल ऑफ मैग्नेट, द लेंथ ऑफ मैग्नेट विल बी। अभी शॉर्ट नोट्स बताते वक्त हमने बोला है जैसे कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है
तो फोर्स एफ इक्वल टू क्यू ही होता है कि नहीं? फोर्स एफ इक्वल टू क्यू ही होता है। वैसे ही कोई अगर पोल स्ट्रेंथ कहीं रखा होता है तो फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है? फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ अगर रखा होता है तो फोर्स एफ इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है? पूछा है कि क्या लग रहा है फोर्स ये, तो बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज द प्लेस्ड एट ए राइट एंगल टू मैग्नेटिक इंडक्शन बी इफ फोर्स एफ इज द एक्सपीरियंस्ड बाय ईच पोल ऑफ द मैग्नेट द लेंथ ऑफ मैग्नेट विल बी, लेंथ ऑफ मैग्नेट पूछा है तो ये क्या हो जाएगा? एम बी हो जाएगा। और पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन लेंथ होता है, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन लेंथ होता है। बोलिए तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम बी अपॉन एफ। कितना छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन सही है? ये ए वाला ऑप्शन सही है। तो 5.12 का कौन सा हो गया बेटा? ए वाला हो गया। अब चलिए 5.13 देखते हैं क्या है। आइए 5.13 देख लेते हैं क्या कह रहा है, कैसे। 5.13 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके पहले भी बना था। करेक्ट, कंपास नीडल विच इज अलाउड टू मूव इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टेकन टू ए जियोमैग्नेटिक पोल। इसको कहाँ ले गए? जियोमैग्नेटिक पोल पे ले गए। ध्यान दीजिएगा, जियोमैग्नेटिक पोल पे। तो जियोमैग्नेटिक पोल पे BH तो जीरो होता है, केवल BB होता है वहाँ, केवल वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना। तो कह रहा विल बिकम रिजिड शोइंग नो मूवमेंट, नहीं, विल स्टे इन एनी पोजिशन, किसी भी पोजीशन में वह स्टे कर जाएगी। अरे भाई जो VB है वही तो बचेगा, ठीक है। तो किसी भी पोजीशन में वह स्टे कर जाएगी, मतलब वो फिक्स नहीं है, किसी भी पोजीशन में स्टे कर जाएगी। तो 5.13 का कौन सा होगा? बी वाला होगा। अब चलते हैं 5.14। चलो भाई 5.14, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। एकदम देखो वही क्वेश्चन है 5.14, ठीक है। 5 देखिए, जो मेंस वाले क्वेश्चन होते बेटा बहुत रिपीट होते हैं। तो 2012 तक का तो मैं बता रहा हूँ, पार्ट 2 में 2010-11 का भी बताएंगे। उनके देखिए क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, क्योंकि जो 5.14 क्वेश्चन है वही क्वेश्चन सेम 5.6 है। मतलब 2012 के बाद 2016, ठीक है, 4 साल बाद इतिहास दोहराया गया और सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आया। क्या करा? मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर √3 जूल ऑफ वर्क टर्न टू, ठीक है, थ्रू 60 डिग्री। ये देखिए √3 जूल 60 डिग्री, यानी MB 1 - cos 60। क्यों? ये तो वर्क डन होता है ना। MB 1 में से 1/2 जाए 1/2, या MB इक्वल टू √3 2, √3 × 2 हो गया। टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन, टॉर्क कितना होगा? टाउ इक्वल टू MB sin 60। सेम उसी तरह से क्वेश्चन, ठीक है। MB की वैल्यू क्या है? √3 × 2, sin 60 क्या है? √3/2। ये बताइए टाउ इक्वल टू क्या हो गया? 3 जूल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना बेटा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से मैंने ये आपके 2019 से लेके 2014 तक के, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने मैग्नेटिज्म और मैटर पे बता दिया, और साथ में मैंने थियरी भी इसकी डिस्कस कर दी। आधे घंटे में थियरी डिस्कस हुई, और याद रखिएगा जितना वह थियरी दी गई है 2020 में भी याद रखिएगा उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, एकदम पक्का आएगा, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो मैं बातें बता रहा हूँ बेटा, रिवीजन कर रहा हूँ नीट का। अब एक NCERT एग्जाम्पलर के भी सॉल्व करेंगे भाई, देख रहे हैं सॉल्व करने में समय लग रहा है। तो जहाँ भी हों, जो भी लोग हों सुन रहे हैं बेटा, मैं सोच रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं पढ़ रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त रैंक लाने वाले हैं आप लोग। पूरा उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। विश्वास को कायम रखिएगा बेटा, और जहाँ भी रहें, जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जिस मूड में हो, गर्मी हो, ठंडी हो, आंधी हो, पानी हो, बरसात हो, कोरोना हो, और किसी का भी चीज़ का रोना हो, लेकिन आपकी पढ़ाई हमेशा क्या है? हंसती रहे। पढ़ाई आपकी हमेशा क्या है? गाती रहे। पढ़ाई आपकी हमेशा खिलखिलाती रहे। ये ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।